फ़ुरक़ान रहमत में आप सभी को खुशामदीद। सेलिब्रिटी लाउंज में आज जो मेरी गेस्ट हैं उनके बारे में जो मुझे इंट्रोडक्शन दी गई, मैंने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली उनको इतनी दफ़ा मिली और जितनी बार मिली एक इतना पॉजिटिव इम्प्रेशन उन्होंने मेरे दिल पर छोड़ा, ना सिर्फ मेरे दिल पर बल्कि दाएं बाएं जितने लोग थे उन सब के दिलों पर। अमूमन लोग किसी की तारीफ़ करते हैं उसके मुंह पर, मगर ये जो पर्सनालिटी मेरे साथ आज सेलिब्रिटी लाउंज में है, इनकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनकी तारीफ़ दुनिया के काम को देखकर तो करती है, मगर इनकी पर्सनालिटी की तारीफ़ इनके पीठ पीछे भी की जाती है। अपने काम से जुनून की हद तक मोहब्बत करती हैं। जैसे कि मैंने कहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि बॉर्न आर्टिस्ट बिल्कुल हैं और विरासत से इनको परफॉर्मेंस जो है वो मिली है। इनकी वालदा, इनकी खालाएँ, सब की सब शोबिस के अंदर और सबका ऐसा मकाम कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है कि इतने कंपटीशन में जो घर में ही हो उसमें अपनी जगह बनाना जो ये बना चुकी हैं, और फिर उस जगह को कायम रखना, और फिर अपने कंपेटिटर्स की मौजूदगी में चाहे वो लीड किरदार कर रहे हों और ये साइड पर हों, मगर इसके बावजूद इनका किरदार उनको अंडर शेडो कर दे, ये कम ही आर्टिस्टों के नसीब में होता है। हमारी सबकी बहुत ही प्यारी अहद वफ़ा की क्या, हम सब की रानी ज़ारा नूर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन। ज़ारा, मैंने जो कहा, जो मेरे दिल ने महसूस किया और जो आपसे जितनी बार मैं मिली, आपके अखलाक ने, आपके बिहेवियर ने, आपकी पर्सनालिटी ने इतना पॉजिटिव इमेज मुझ पर डाला कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बाहर भी मैं जब अपने दोस्तों से मिलती थी और आपकी फ़िल्में हम जाकर सिनेमा में देखते थे, तो मैं ख़ास तौर पे कहती थी कि ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है, दर हकीकत रियलिटी में ये ना सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि इसकी सोल भी बहुत खूबसूरत है। तो ये बताएं कि ये इतनी खूबसूरतियाँ जो इकट्ठी कर ली आपने अपने अंदर, ये बचपन से ही है या इसमें कुछ दुनिया के दिखावे का भी हाथ है? दुनिया के दिखावे का तो खैर इतना कोई हाल नहीं है, ना ही हाथ है। शायद अगर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ जाती है या एंक्शस हो जाती है, वो शायद है एक्सटर्नल फैक्टर्स, दुनियावी फैक्टर्स, लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे अम्मा और अब्बा और मेरे घर वालों को जाता है। उन लोगों ने इतना हमें हमेशा इतना ग्राउंडेड रखा है, और बाबा और अम्मा ने माहौल घर का इतना ज़्यादा ग्राउंडेड रखा था, इतना कैजुअल, इतना नॉर्मल रखा था, इतना ऑर्डिनरी रखा था कि हम सबको फ़ील हुआ कि हम सब एक से हैं। तो जब भी मैं कहीं जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, मुझे लगता है कि अच्छा हम सब एक हैं, हम सब नॉर्मल हैं और मैं भी नॉर्मल हूँ और ये भी नॉर्मल है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो उसमें कोई लेवल ऑफ नहीं, मुझे लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं नज़र आता कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये ए है, ये बी है, सब एक ही सेक्शन में हैं और वो बस वहाँ ही हैं। ये पॉजिटिविटी जो आपके अंदर है, ये बचपन से आपकी तरबियत का हिस्सा रही या आपने वक्त से सीखी? पॉजिटिव तो रीमा जी मैं इतनी बिल्कुल नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी अम्मा बहुत पॉजिटिव हैं, असद बहुत पॉजिटिव है, माय हस्बैंड। मेरे बाबा तो बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा ही इज़ अ फाइटर। वो तो हर सिचुएशन से कहते हैं कि लड़ो। मैं बहुत ज़्यादा एंक्शस हो जाती हूँ, और पिछले दिनों ये जो ऑब्वियसली क्वारंटीन और ये जो लॉकडाउन था, इसमें वक्त गुजारना बहुत मुश्किल था। और जितना ग्लैमरस इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे लगता है कि हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो आई थिंक छोटे मोटे झूठ होते हैं जो अपने आप से बोलने होते हैं, अपने आप को बताने के लिए कि नहीं सब ठीक है, नहीं एवरीथिंग्स फाइन, मैं खुश हूँ। तो एक तस्वीर अपलोड करके थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करके वो खुशी, वो सिर्फ वक्ती होता है। असल चीज़ जो आपने फ़ील की होती है, जो इमोशंस होते हैं, वो आई थिंक घरों में ही सही होते हैं, जो आप फील करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का जो माहौल है वो बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स इन लॉ। वो लोग बहुत प्यारे हैं, ओल्ड एज हैं, तो वो उनकी मासूमाना बातें और उनकी वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नोटिस करती हूँ तो हंसियाँ आती हैं मुझे और असद को कि देखो अभी इस वक्त क्या सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो वो आई थिंक वो जो एक पूरा फैमिली का सिस्टम है वो इतना खूबसूरत है कि वो मुझे हर चीज़ से डिटैच कर देता है। तो जब भी मैं ऐसे फील करती हूँ कि ओह शायद मैं कुछ हूँ, तो जब मैं घर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, हम सब एक हैं और हम नॉर्मल हैं, और जैसे मैं हूँ वैसे अम्मा हैं, वैसे असद है। मैं अपनी सास को भी अम्मा कहती हूँ,
और मेरी नंदे हैं मेरे साथ, तो हम सब एक हैं क्योंकि हम लोग का जो कोर है वो एक होना चाहिए और वो दिल है। जो बाकी सारी चीज़ें हैं कि मेरे पास कितना पैसा है या मेरे पास कितना फेम है या मेरे पास कितनी फिल्में हैं या मेरे पास क्या ब्रांड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आज एक बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, इरफान खान जी हैज़ लेफ्ट अस विद सो मेनी फिल्म्स, सो मेनी इमोशंस, और वो अपने साथ क्या लेके गए हैं आज? मोर देन 50 फिल्म्स, वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गए, सिर्फ 30 years of experience. 40 years of experience, और उनके साथ गई हैं सिर्फ वो आई थिंक अमाल और वो दुआएं जो उन लोगों ने लोगों से समेटी, वो प्यार, वो अखलाक, और बस यही है। तो ये नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट और नेक्स्ट बिग फिल्म और मेरे कितने फॉलोअर्स हैं और आपके पास कौन सा डायरेक्टर आ रहा है बात करने को, ये सब टेम्प्रेरी है और ये इधर है। तो इस क्वारंटीन और इस लॉकडाउन ने भी काफ़ी रियलिटी चेक्स दिए हैं अगर किसी को समझ आ जाए तो। अच्छा ज़ारा, मुझे ये बताओ, अभी आपने इरफान खान की बात की। इरफान खान को अल्लाह ने बहुत कामयाबियाँ दी, उन्होंने छोटी स्क्रीन पर भी अपने आप को मनवाया, फिर हिंदुस्तान की इतनी बड़ी इंडस्ट्री उसमें भी अपनी ख़ास पहचान बनाई और टॉप लेवल पर गए। उसके बाद हॉलीवुड के अंदर भी जाकर उन्होंने बिग डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और जैसे कि आपने कहा कि जाते वक्त वो क्या अपने साथ ले गए, ये सोच आप जो अभी हमारे साथ शेयर कर रही हैं, ये मुझे बताइए कि ये सोच ये दाएं बाएं के हालात देखने के बाद पैदा हुई या शुरू से इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की आप एनालिसिस थी ज़िंदगी के हवाले से? आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता जब आप दुनिया में लोगों से मिलते हैं और जिस फील्ड में हम काम करते हैं, जिस रोज़मर्रा माशाल्लाह 80 लोगों से तो मुलाकात हो ही जाती है सेट के लोग होते हैं और बड़े लोग होते हैं जिनसे मुलाकात हो जाती है। उस सिलसिले में समझ आया कि हर इंसान वैसा नहीं है जैसी मैं हूँ, और हर मुस्कुराहट के अंदर और हर आँख के अंदर वो सच्ची चमक नहीं है जो मुझे लगता है कि है। तो उससे बहुत दफ़ा ट्रस्ट जो हैं आपके शैटर होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों की समझ नहीं आती। फिर मैं ऑब्वियसली आई रिवर्ट बैक टू फैमिली कि मुझे ये सिचुएशन नहीं समझ आ रही, ये बात नहीं समझ आ रही, इसको कैसे हैंडल करें। तो कहते हैं ना, बार बार जब आप गिरते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? अम्मा के पास चले गए, रो लिया, घर चले गए, असद के पास जाके रो लिया, बट बार बार आपको कहाँ पीस मिलता है? वो कॉन्स्टेंट पीस मुझे हमेशा अकेलेपन में मिला है, जब मैं अकेले बैठ के रोई हूँ और मैंने अल्लाह से हम कलामी की है और मैंने कहा है कि अल्लाह मियाँ, आपने देखा है ना कि ये मतलब, और वो जिस भी अल्फाज में मैंने अपने खुदा से बात की है, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ वेरी रिसेंटली ऑल्सो, मुझे एहसास हुआ कि एक तो हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं है, और कुछ दोस्त हैं जिनके साथ सिर्फ खाना खाया जा सकता है और कुछ के साथ सिर्फ शायद बात की जा सकती है, लेकिन वो हर इंसान जिससे मैं मिलती हूँ वो शायद वो वैसा नहीं है जैसे मुझे लगता है। और जो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट आपके साथ होते हैं वो आपके माँ बाप हैं, और उनसे बढ़ के कोई है तो वो खुदा है। माँ बाप की आपने बात की तो मैं तमाम देखने वालों को बताती चलूँ कि ज़ारा नूर अब्बास को एज एन आर्टिस्ट तो आप जानते हैं, मगर शायद बहुत सारे लोग ये ना जानते हों कि इन्होंने जिस तरह से अपनी वालिदा की खिदमत की है वो शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं। सब लोग अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, मगर इस लड़की ने दिन रात एक कर अपनी ज़ाती पसंद नापसंद आराम को बिल्कुल पसे पुश्त डालकर एक टांग पर खड़ी होकर हिम्मत नहीं हारी और अपनी वालिदा की खिदमत में ये लगी रही और अपनी वालिदा को मौत के मुंह से वापस खींच कर लेकर आ गई। और अल्लाह से भी आपने इतनी दुआ की और अपनी खिदमत भी की, जो आज आपकी वालिदा ज़िंदगी सेहत के साथ हम सब के बीच में मौजूद है। तो ये बताएं ज़ारा, खिदमत तो सब बच्चे करते हैं, मगर एक सर्टेन टाइम आता है कि वो कहते हैं कि हमें ज़िंदगी के और भी बहुत सारे काम करने हैं, तो पेरेंट्स के लिए कोई हम हेल्पर रख दें, मगर आपने इस चीज़ का सहारा नहीं लिया, आपने अपनी वालिदा के सारे काम खुद किए। तो ये ज़ारा, ये बताएं कि ये जो खूबसूरती और ये जो खूबसूरत सोच आपके अंदर पैदा हुई, ये इसका प्लीज़ आप मुझे शेयर कीजिए। मैं चाहूँगी कि तमाम सुनने वाले सुने भी और इससे कोई सबक भी हासिल करें। मुझे ऑनेस्टली ये कोई बड़ा काम नहीं लगता रीमा जी, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत बड़ी हरकत की है। मतलब ये एक नॉर्मल सी बात थी कि मुझे ही अम्मा के साथ होना था, वरना और कौन होता। जैसे बचपन में अम्मा मेरे साथ थी और मैं अम्मा के साथ नहीं होती तो कौन होता और कौन करता। और जब लोग मुझसे कहते हैं इसी तरह कि अगर आप
आपने किसी हेल्पर के साथ क्यों नहीं किया? बट हेल्पर क्यों करता जब मैं हूँ? और अगर मैं नहीं भी होती वहाँ तो आई वुड हैव मेड श्योर कि मैं हूँ, क्योंकि अगर मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है तो उनको मेरी ज़रूरत है, क्योंकि अभी जैसे मुझे उनकी ज़रूरत थी तो वो 18 घंटे का सफ़र करके लाहौर से कराची आई हैं मेरे लिए। इस लॉकडाउन की वजह से वो फ़्लाइट्स बंद हैं, बट ऑल द वे मेरे लिए आई हैं। तो जो माँ और बाप का रिश्ता आपके लिए होता है वो उतने खलूस से और उतनी मोहब्बत से आपके साथ कोई नहीं होता। जब इतने एक्स्ट्रा माइल्स जा सकते हैं आपके लिए, तो यू नो इट्स आपको दूसरी तरफ आप सोच भी नहीं सकते कि मैं अपनी माँ के लिए नहीं करूँ। और जो बच्चे, मैं तो कहती हूँ बड़ी अल्लाह ने बड़ी रहमत की उन लोगों पर जो लोग इस वक्त में लॉकडाउन हुए हुए अपने माँ बाप के साथ, बड़ी बड़ी रहमत है उन लोगों पर। वो बड़ी मुसीबतों से बचे हुए, उनके सामने उनके माँ बाप हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैरून मुल्क हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ हैं, वो लोग बाहर स्टक हैं। माई हार्ट गोज़ आउट टू देम एंड यू नो मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ उनके लिए कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए। हाउ आर दे गोइंग टू ट्रैवल? जो फ़्लाइट्स बंद हैं उस वजह से आप कैसे एक दूसरे से, अपने दोस्तों से, अपने प्यारों से, अपनी फैमिली से जो एकदम से इस वक्त में दूरी आ गई है ना, और वो जो डर है वो ज़्यादा हो गया, वो उसमें बस बहुत एंग्जाइटी पैदा हो गई है हमारे दिलों में। बाकी बस अल्लाह को अब जो मंजूर है। अच्छा ज़ारा, मैं आपसे सवाल करूंगी कि इन हालात ने हमें मजबूत किया या हमें कमज़ोर किया? ये मैं आपसे पूछूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। बराने रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में अहद वफा की रानी ज़ारा नूर अब्बास हैं। ज़ारा, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था, आपको याद है मैंने क्या सवाल किया था? भूल गई। चलें, जो भूल गए उसको भूल जाते हैं। अब हमारा बड़ा प्यारा एक सेगमेंट है, इसमें मैं आपको फिल इन द ब्लैंक होगा, उसको आपने फिल करना है। ओके, ठीक है? हाजिर जवाबी। रोजे में। अच्छा, ठीक है, चल I'll try। बिल्कुल सच्ची ईमानदारी के साथ। मेरे पास लोग हैं लेकिन डैश नहीं। मेरे पास लोग हैं लेकिन डैश नहीं, इसको फिल करना है। डैश नहीं, चालाकी नहीं। मतलब मेरे पास जो लोग हैं वो हैं लेकिन चालाक नहीं है। ठीक है। मेरे पास अभी वक्त है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास अभी वक्त है लेकिन लेकिन घड़ी नहीं। ये रोजे में इस वक्त यही हाजिर जवाब। ज़ारा, ये किस तरह का फिल इन द ब्लैंक आपने फिल किया है? अच्छा, वो फिलोसफिकल। घड़ी नहीं, मेरे घड़ी पास वक्त है लेकिन घड़ी नहीं। अच्छा, ठीक है। मेरे पास दौलत है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास दौलत है लेकिन अगर मैं लड़का होती तो कहती लुटाने वाली नहीं। तो अभी क्या कहेंगी आप? लुटाने वाला तो है, तो मैं लुटा चुकी दिल। अब मेरे पास दौलत है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास दौलत है लेकिन ओहो, आप हेल्प कर दें। मेरे पास दौलत मार्केट्स बंद है ना, मार्केट नहीं जहाँ जाके दौलत को 5 बजे तक तो सब खुला है। अच्छा, मॉल्स नहीं खुले अभी? वो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। अच्छा, ठीक है। मेरे पास सुकून है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास सुकून है लेकिन सुकून है तो सब है। अच्छा, मेरे पास सुकून है लेकिन बदसुकूनी नहीं। हाँ, इतना सिंपल था। इतना सिंपल अच्छा, था मैं ज़रा, ठीक है, अब मैंने हेल्प कर दी, चीटिंग कर ली, अब नेक्स्ट टाइम चीटिंग नहीं करूंगी, ठीक है? मेरे पास शौहर है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास शौहर है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास शौहर है लेकिन सब है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मांगूं या क्या कहूँ? आप थोड़ी सी हिंट दें। फिर चीटिंग करूँ प्लीज़। मेरे पास शौहर है लेकिन नखरा नहीं। नखरा तो है। नखरा है? असद से पूछें आप। असद बेचारे सर पकड़ के बैठे तो फिर क्या कहेंगे? क्या नखरे उठवाती है उससे? असद से मैंने पिछले दोनों बड़े खाने बनवाए हैं। असद ने ऐसी ऐसी किचन में चीज़ें बनवाई हैं और कह के आज नहीं बनाऊंगी, बस होममेड नान, कढ़ाई और स्क्रैच से। असद ने तो इतनी ज़्यादा, एक दिन हो गई रीमा जी, उन्होंने कहा अच्छा मैं आटा गूंद दूँ, तो मैं और मेरी अम्मा हमने कहा हाँ नहीं, हाँ गूंदो, हम दोनों बाहर हैं,
और उसकी वीडियोस बना के हमने फैमिली ग्रुप में भेजी कि आज आटा भी असद गूंदेंगे। तो हंस हंस के हम लोग पागल हो गए कि हमने असद के साथ क्या किए। लेकिन वो बड़ा प्राउडली लाइक हाँ तो बेस्ट शेफ इन द वर्ल्ड, अब मैन तुम लोग ठीक है, बस देखो मैं क्या करता हूँ। तो बड़ा खुश। अच्छा, अम्मा जो है वो आपके ज़्यादा, ज़ाहिर है आप तो बेटी हैं, मगर मुझे सुनने को मिला है कि असद से उनका ज़्यादा प्यार है और एक बहुत दोनों के आपस में मेंटल कंपैटिबिलिटी है। अच्छा, मेरी अम्मा की असद से बहुत दोस्ती है, हाँ, और असद की अम्मा की मेरी बहुत दोस्ती है। तो जब हमारी आपस में कोई नोकझोंक हो जाती है तो असद की अम्मा मेरी साइड पे होती हैं और मेरी अम्मा असद की साइड पे होती हैं। दोनों मतलब टीम्स बन गए हैं। हाँ, किस तो टीम की जीत होती है? यूजुअली मेरी टीम की, क्योंकि मेरी अम्मा कहती है बस मैं थक गई हूँ बेटा, मैं शूट पे जा रही हूँ। तो जो असद की अम्मा वो कहती है अच्छा मैं तो हूँ अवेलेबल, तो आओ मैं किस्सा सॉल्व करूँ। तो मैं यूजुअली जीतती हूँ। अच्छा ठीक है जी। मेरे पास हुस्न है लेकिन डैश नहीं। मेरे पास हुस्न है लेकिन मक्कारी नहीं। शाबाश। मेरे पास शोहरत है लेकिन गरूर नहीं। मेरे पास शोहरत है लेकिन गुरूर नहीं। बिल्कुल ठीक। अब फ्लो में आ गई, फिर करें? हाँ, अब दोबारा से करें, नहीं चीटिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, मुझे सच बताओ कि परफॉर्मेंस करने से, परफॉर्मर बनने से पहले कभी सोचा था कि शोहरत किस बुलंदी पर पहुंचोगे और इतने कम वक्त में? नहीं, कभी भी नहीं। मेरी तो मुझे तो आइडिया नहीं था कि मैं कभी ज़िंदगी में कर पाऊँगी। मेरी सोच भी नहीं जा सकती थी। मुझे तो जब पहली दफ़ा आसिम रज़ा ने फ़िल्म ऑफ़र की तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं फिल्म, आप मेरी शादी पे क्यों नहीं आ रहे? तो उन्होंने कहा वो तो मैं आ ही जाऊँगा, लेकिन बेटा फिल्म। मैंने कहा अच्छा ना, पहले आए ना शादी पे। उसी दिन इत्तेफाक के उन्होंने मुझे फ़ोन किया था एक कमर्शियल के लिए, लेकिन उस दिन मेरी शादी हो रही थी असद से। तो आई फील लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि असद ब्रिंग्स सो मच लक टू माई लाइफ कि जिस दिन मेरा उनसे निकाह हो रहा था उस दिन पहली दफ़ा मुझे फ़ोन आया था फॉर अ कमर्शियल। बट फिर वो उस वक्त हो नहीं सका। लेकिन आसिम ने जब मुझे फ़िल्म का कहा तो मैंने कहा क्या छोड़ो भाई। लेकिन वो होते हैं ना, कुछ चीज़ें आपको लोग बताते हैं कि आप कर सकते हैं ज़िंदगी में। फिर वजाहत की फ़िल्म आ गई तो वो तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि मैं फ़िल्म करूँगी। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। मेरे अब्बा ने नहीं सोचा था कभी, मेरे पूरी फैमिली ने कभी नहीं सोचा था। मेरे लिए खामोशी जो मेरा ड्रामा था पहला, और धड़कन, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी कि ये मैंने खामोशी कर लिया, धड़कन कर लिया और लोगों को पसंद आ गया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी भी जब मैं लोगों देखती हूँ कि अच्छा ये अभी मैंने अहद वफा भी कर लिया और ये पसंद भी आ गया, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। अपने लिए छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स सेट करने चाहिए। अगर बहुत बड़ा गोल अपने लिए सेट कर देंगे ना, तो उसकी तरफ भागने में जितनी एनर्जी और वक्त लगेगा ना, उसमें फिर ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना और ये जो इंटरनल फैक्टर्स है, फैमिली, हैप्पीनेस, मेंटल हेल्थ, पीस, वो सब इग्नोर हो जाती है। ज़ारा, ये इतनी मैच्योर सोच और इतनी पॉजिटिविटी, ये क्या आपको अपने एक्सपीरियंस से हासिल हुई है या बाय बॉर्न आप ऐसी थी? नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं थी। बहुत आई थिंक मैं बहुत मैं इकलौती बेटी हूँ रीमा जी, और मेरे भाई और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है। तो आई थिंक उन लोगों के प्यार ने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया। बहुत शेल्टर्ड रही हूँ, बिगाड़ दिया कि इंसान की पहचान ही नहीं कर पाई। कोई बिगड़ कर इतना अच्छा हो सकता है? और आप इतना खूबसूरत बोलती हो। कभी किसी ने कहा है कि आपके बोलने का अंदाज़ इतना खूबसूरत है, आपके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी इतनी अच्छी है, ये आपके बोलने में, आपके नेचुरलपन में लगता नहीं कि कहीं पर भी आप नेचुरल बनने की बनावट कर रहे हैं? अच्छा, ये जब लोग कहते हैं ना, तो असद आगे से कहते हैं इनको पता चले, तुम ज़रा घर आओ ना, ये लोग घर आए ना, इनको पता चले कि तुम बात किस तरह करती हो, लड़ती कैसी हो, तुम्हारी असलियत सबको बताऊंगा। तो आई थिंक दिस इज़ हाउ अम्मा टॉक्स, दिस इज़ हाउ बुशरा खाला, ये हम लोग आई थिंक ऐसे ही बात करते हैं। ये फैमिली में जब ये चारों बहनें बैठ जाती हैं रीमा जी, तो कोई किसी शो से कम नहीं होता। चार चांद इकट्ठे हो जाते हैं। चार चांद जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी वजह से। और आई थिंक उन लोगों ने, मेरे घर वालों ने, आई वाज टॉकिंग अबाउट माय फैमिली, उन लोगों के इतने एक्सपीरियंसेस ने मुझे बार बार, उन्होंने मुझे इतना शेल्टर किया हुआ था कि मुझे लगता था दुनिया बहुत प्यारी है, इट्स अ फेरी लैंड, और बाहर जाऊंगी तो कैंडी फ्लॉसेस और सब मिलेगा और बहुत अच्छे लोग हैं। तो जब आप बाहर जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में और दुनिया में, तो आपको समझ आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट के अंदर बहुत अजीब अजीब चीज़ें हैं। तो हम वो अजीब अजीब चीज़ें बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे कि क्योंकि कुछ लोग उन अजीब चीज़ों के साथ अगर अपने आप को इस दुनिया में
अपनी दुनिया भी ख़राब कर रहे हैं और अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं, तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन पर अपना रहम करे। और इग्नोर कर, आई थिंक इग्नोरेंस इज द बेस्ट, इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल ठीक, हाँ, उनको बिल्कुल इग्नोर ठीक। कर दे और उनको उनके हाथ अच्छा पे ज़रा छोड़ मुझे दें। ये बताओ, आपने अभी तक 3 फिल्मों में काम किया, छलावा में 2 फिल्मों में, 2 फिल्मों में काम किया आपने, छलावा में किया, परे हटलप में किया, और अभी मैंने साइन किया है हसीब हसन की फिल्म आन। नहीं, लेकिन आप अच्छा दोनों में, ठीक है, एक में और मैच कर रही थी, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों फिल्मों में जो आपने काम किया, आपका साइड का कैरेक्टर था, जी जी, लेकिन आपने लीड कैरेक्टर को जो है वो अंडर शेडो कर दिया, तो ये मतलब क्या लोगों ने आपको बताया कि आपके कैरेक्टर के अंदर इतनी जान थी, इतनी आपकी परफॉर्मेंस जानदार थी कि मेन कैरेक्टर करने वाली बंदी जो है वो अंडर शेडो हो गई, उसकी आपकी मौजूदगी में उसको बंदा देखता था, मगर फिर आप अपनी परफॉर्मेंस की वजह से तवज्जो ले जाती थी तमाम देखने वालों की। तो ये मुझे बताएं कि ये कैसे, ये क्या कोई प्लानिंग की थी या अचानक नेचुरली आपसे ऐसा एक्ट हो जाता है? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है, आपका प्यार है। नहीं, ये मेरा प्यार है, मेरे साथ बहुत सारे लोगों का ये प्यार है और ये सोच है और उनका ये एनालिसिस है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। पता नहीं, आई होप और जो आपके साथ है, मैं बता दूं, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कि जो आपके साथ है वो भी हमें बहुत प्यारे हैं। हाँ, तो वो मगर बहुत जो सच हो, जब वो किसी जगह जाएंगे और उनकी अपनी पर्सनालिटी से जो खुशबू आएगी, जो उनके काम के अंदर जो पायदारी नज़र आएगी, हम वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सच है वो सच है। तो सच इस वक्त का यही है कि आपके किरदार ने लीड कैरेक्टर्स को अंडर शेडो कर दिया। तो आप मुझे ये बताएं कि ये आपने प्लानिंग के तहत किया, क्या वाकई कोई ख़ास करम था, कोई दुआ लग गई आप? नहीं, आई थिंक मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी जो डायरेक्टर्स मुझे मिले, उनकी जो टीम्स मुझे मिली हैं वो बहुत अच्छी थी, चाहे वो आसिम रज़ा और उनकी टीम हो और वजाहत और उनकी टीम हो, बहुत अच्छे लोग थे। आसिम से बहुत कुछ सीखा, फिर वहाँ जाके वो अप्लाई किया वजाहत के सेट पे, वजाहत ने भी बहुत प्यार से काम किया, बहुत फैमिली इन्वायरमेंट थी, तो वो सब आप जब कंफर्टेबल होते हैं इन्वायरमेंट में, तो आई थिंक यू पुट योर बेस्ट एफर्ट इन योर वर्क ऑल्सो, तो वही नज़र आया शायद। ज़रा बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अमूमन हम जब ग्लैमरस किरदार अदा करते हैं, हम अपने टाइम की बात तो नहीं करते, मतलब 20 साल पहले या 15 साल पहले, लेकिन अभी रिसेंटली गुज़िश्ता 10-15 सालों में बहुत चेंजेस आए, डिज़ाइनर्स भी आ गए, ब्यूटिशंस भी आ गए, आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल गई जो आज से पहले इस तरह से नहीं अवेलेबल थी। आप मुझे ये बताएं कि आपके कपड़ों के अंदर एक जो फेमिनिशपन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, और आपके कपड़ों में वल्गैरिटी नज़र नहीं आती, या आप उस लाइन को क्रॉस नहीं करती, या आप, मैं ये कहना चाहूँगी कि उस तरह के ग्लैमरस कपड़े नहीं पहनती जो आपकी काउंटर पार्ट्स पहन रही होती हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या आपकी अपनी ये अप्रोच है, आपको डायरेक्टर नहीं कहता, या डायरेक्टर की ये सोच होती है? इसको ज़रूर प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके मैंने अभी तक जितने भी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, आपके कपड़ों में कहीं पर भी, आपके लिबास में, आपके चाहे वो सीन हो या गाना हो, आपके अंदर एक मशरकियत जो है वो मुसलसल नज़र आई है। तो ये इसके पीछे आपका अपना किरदार है या डायरेक्टर स्पेशली वार्डरोब आपके लिए ऑर्गेनाइज करते थे? मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑब्वियसली जो पहनना ओढ़ना सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, और जो लड़कियां और जो लोग ये कपड़े पहनते हैं जो मैं नहीं पहनती, क्योंकि वो मुझे सूट नहीं करते, मुझे ऐसे लगता है, या मेरे पे अच्छे नहीं लगेंगे, और जिन लोगों पे अच्छे लगते हैं वो उनको पहनना चाहिए। हर चीज़ हर इंसान कैरी नहीं कर सकता, और जब आप मेंटली उसको आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करते तो वो आपकी बॉडी पे नज़र आएगा। मैंने कभी अभी इस तरह नहीं सोचा कि आई हैव टू सेट दिस एज एन एग्जाम्पल, ऐसी कोई सोच नहीं रही, क्योंकि अगर वो मैं इस तरह सोचूंगी तो मैं ये कहूँगी कि जो कर रहे हैं वो गलत है। इसमें सही और गलत की कोई वो है ही नहीं बाउंड्री। I think it's just that right now and previously and ahead also I'm very comfortable in all of this. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो डायरेक्टर्स रहे हैं वो भी बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं इस चीज़ से, तो वो भी और मुश्किल नहीं रहा मेरे लिए ये टाइम कभी भी, उनको कन्विंस करना या ना कन्विंस करना, वो हमेशा बड़े कंफर्टेबल रहे। और बाकी जो एक्ट्रेसेस कैरी करती हैं मोर और लेस, लेकिन जो एक्ट्रेसेस कैरी करती है, मैं वो भी कहती हूँ कि वो कितनी एलिगेंट लगती है और वो कितनी खूबसूरत लगती है जब वो लिबास भी वो पहनती है। बिल्कुल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अच्छा ये बताएं कि शादी से पहले अपनी शॉपिंग खुद करती थी या अम्मा करती थी? शादी से पहले तो शॉपिंग इतनी नहीं करती थी क्योंकि बहुत लिमिटेड खर्चा मिलता था हाथों में। वो तो बाबा बता देते थे कि
बाबा ने बहुत स्पॉइल किया हुआ था कि ये इसको जो भी दिलाना है दिला दो, तो अम्मा कहती थी कि नहीं, कि इसकी शादी एक दफ़ा ही होगी, शॉपिंग होगी शादी के वक्त। और वो थी ना कि जहेज़ बनाना, मेरी अम्मा बिल्कुल वो वाली अम्मा है कि सब चीज़ें जहेज़ के लिए रख दो, ये भी जहाँ से शॉल आई है वो जहेज़ की पेटी में जाएगी, ये जूते आए हैं महंगे वाले ये जहेज़ की पेटी में जाएंगे, वो मेरी अम्मा वो वाली हैं। तो इसी तरह कर कर आके बहुत लिमिटेड शॉपिंग होती थी, बट हम इतना इन्जॉय करते थे। रीमा जी, आई टेल यू, एक बहुत खूबसूरत जगह थी, वहाँ पे हम जाते थे, लिबर्टी मार्केट लाहौर में, और अनारकली, और वहाँ से जाकर हम लोग लॉन के सूट उठाते थे, 2 पीस 3 पीस, उसके साथ मैचिंग बेलें लेते थे लिबर्टी सेंटर जाके, फिर वहाँ से मैचिंग खुस्से लेते थे। तो वो जो एक सारा सिस्टम था ना, वो एक जोड़ा बनाने की जो जद्दोजहद थी और दर्जी के पास जाके खपना, वो आई थिंक अब रिटेल बिजनेस की वजह से और इतनी आसानी की वजह से वो जो टाइम स्पेंड करते थे ना अम्मा और भाभियाँ और सब आपस में, वो वक्त बहुत खूबसूरत था। आई थिंक वो ईजियर टाइम्स, वो बेटर टाइम्स। बिल्कुल सच्ची बताना है कि अम्मा की साड़ियों के सूट बनवाए, अम्मा की साड़ियाँ ले ली सारी, सूट तो 1-2 बनवाए थे, लेकिन अभी मैं गई उनके पास लाहौर तो मैंने उनकी सारी साड़ियाँ हड़प ली। तो मेरे साथ सज्जल भी थी, तो सज्जल ने कहा ये तो नहीं हो सकता कि सारी साड़ियाँ तुम रख लो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसने ऐसे करके ना एक साड़ी बीच में से उठा ली, तो मैंने कहा सज्जल ये तुम दिखाओ, उसने कहा नहीं तुम लो अपनी साड़ियाँ, तुम जो ले रही हो। तो जब मैंने बाद में देखा, उसने सबसे खूबसूरत वाली साड़ी उठा के बनारसी, मैंने कहा तुम कितनी तेज़ हो, कितनी, मुझे पता था तुम्हारी इस पे नज़र आएगी, तो मैंने कोने में उठा के दबोच ली थी। अच्छा, ये बड़ी बात है कि आज के दौर में जो आपस की आर्टिस्ट हैं उनका इतनी इत्तेफाक हो आपस में, तो आपकी सज्जल से ज़्यादा दोस्ती? मेरी सज्जल से बहुत ज़्यादा दोस्ती है। सज्जल इज़ अनदर पार्ट ऑफ मी। दोस्ती भी नहीं मैं कहूँगी, दोस्ती इसलिए मैं हंस रही हूँ, दोस्ती भी नहीं है, वो बहन भी नहीं मैं कह सकती, वो बस मेरा एक और एक्सटेंडेड वर्जन है। और वो मैं एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। और सज्जल की बहन सबूर, उनसे मेरा बहुत प्यार है। और एक और एक्टर हैं किंजा रज़ाक, शी इज़ ऑल्सो स्टार्टेड वेरी न्यू, वो मेरी बहुत प्यारी दोस्त है। मोमल शेख, उनसे मेरा बहुत प्यार है। बहुत अच्छे लोग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग मिले, बट सज्जल को नोबडी बीट्स सज्जल। दोस्त बनाती है सज्जल, नोबडी बीट्स हर। और नात सज्जल के डायमीटर में बहुत कम लोग जाते हैं, और जब आप चले जाते तो फिर वो कहती है अच्छा मुझे नहीं छोड़ना। और सज्जल जैसे लोग बहुत कम होते हैं। अच्छा, ये आपसे पूछेंगे कि असद को आपकी दोस्तों से कितनी जेलसी होती है, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद, स्पेशली सज्जल से। ये कैसे पता है? बराने रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुश आमदीद। ज़ारा नूर अब्बास मेरे साथ हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले भी ज़बरदस्त किस्म की बातें हो रही थी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ब्रेक के दौरान बातें होती हैं ना, वो इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी मज़े की होती हैं कि आई रियली वांट के वो बातें भी हम लोगों से शेयर कर सकें, मगर वो वक्त हमारा होता है और ब्रेक का होता है और कमर्शियल्स का होता है। अच्छा ज़ारा, ये भी हमारा सेगमेंट है जिसमें एक लफ्ज़ आपने इसका जुमला बनाना है, ठीक है? ओके। अच्छा हाँ, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अब मैं चीट नहीं कर सकती। ओके। आपसे मैंने सवाल किया था कि असद आपकी दोस्तों से कितना जेलस होते हैं, ख़ास तौर पे सज्जल से। असद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेलस किसी से भी नहीं होते हैं। असद इस बात पे बहुत खुश होते हैं जब मैं अपना टाइम अपनी दोस्तों के साथ स्पेंड करती हूँ, लेकिन वो इस चीज़ का हमेशा मुझे कहते हैं कि मैं ख्याल रखूँ कि मैं अपना वक्त किसके साथ बांट रही हूँ। और वो इस कहते हैं कि ये हमेशा ख्याल रखा करो कि तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, क्योंकि तुम काम इतना करती हो, फिर तुम घर को आके घर को देखती हो, फिर तुम मेरे साथ होती हो, तो जो तुम्हारा मी टाइम है वो किस इंसान के साथ बांटो, उसका हमेशा ख्याल रखो, क्योंकि वो वक्त में तुम्हें जो एनर्जी मिलेगी, जो वाइब मिलेगी, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और मुझे ये बात अब ज़्यादा आई थिंक समझ आती है। कुछ बातें असद की बहुत सारी नहीं समझ आती थी पहले, लेकिन ही इज़ सो मच मोर एक्सपीरियंस दैन मी। वो इस इंडस्ट्री में मुझसे पहले आए हैं और ऑब्वियसली थोड़े से बड़े भी मुझसे, तो आई थिंक उनकी बहुत सारी बातें अब समझ आती हैं। मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी एज डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये सब लोग अपने अपने अंदाज से जज करते हैं। अब अगर असद 14-15 साल की ऐसे शोबिज़ में हो तो बेचारे 10 साल से हैं, तो लोग कहेंगे बहुत पुराना है। नहीं, आई थिंक पता नहीं, आई डोंट नो, 6-7 years माशाल्लाह, इट हैज़ बीन अ 6-7 year जर्नी फॉर असद। मैच्योरिटी के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि बताएं असद की क्या एज है। असद माशाल्लाह 34 years old।
So जी young, माशाल्लाह, Zara. yes, very young but very smart for his age and very practical for his age. बिल्कुल ठीक है। दोस्त हैं आपके बेसिकली, शौहर के My साथ साथ best दोस्त friend, हैं। my best friend, absolutely. मेरे ख्याल में शौहर के रिश्ते में एज मैटर नहीं करती। नहीं नहीं, वो बिल्कुल आपसे बड़ा हो ज़्यादा या आपकी एज का हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो आपके साथ उसका जहन जो है वो कितना मिलता है, और आपका आपस में जो प्यार है और जो कि इज्जत करने का इज्जत, आई थिंक इज्जत और एहसास बहुत बहुत मैटर करती है। बस। प्यार तो वेरी करता रहता है, फ्लक्चुएट कर जाता है, कभी नोक-झोंक हो जाते हैं मियाँ बीवी में, लेकिन जो इज्जत और एहसास है कि मेरे वक्त का, मेरी तबीयत का उनको कितना एहसास है, वो चीज़ आई थिंक बहुत मैटर अच्छा करती बिल्कुल है। ऑनेस्ट मुझे बताना, हालांकि इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, कि जब आप शूट करके आओ और थकी हो तो असद को एहसास होता है कि मेरी बीवी बहुत थकी हुई आई है, और कभी कोई ऐसा काम कर दे जिससे आप खुश हो जाएं, कि कोई आपकी चीज़ें सलीके से रख दे, मतलब रीमा जी, I think, अमूमन हस्बैंड करते नहीं है ऐसा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैं अभी तक जहाँ हूँ अपने करियर में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैमिली दैट आई हैव राइट नाउ। असद, मेरे अम्मा अब्बा, मेरे घर में जो सपोर्ट है मेरे ससुराल का, अगर वो सपोर्ट मुझे नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं काम पे आके इतनी प्रिम एंड प्रॉपर बैठ के इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना रिलैक्स होके काम कर पाऊँगी। वो प्रेशर कभी मुझे फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा जो हैं वो दे आर ओल्ड बट दे आर वेरी मैच्योर एंड दे आर वेरी फॉरवर्ड लाइक दैट। उनकी बेटियां हैं, वो भी काम करती है। रिहाब मेरी नंद है, वो शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर माशाल्लाह, स्टनिंग ब्यूटीफुल वुमन। तो वो भी जब इस फील्ड में आई तो वो ये कहते थे कि रिहाब ज़ारा से सीखो, तुम्हारी भाभी है। तो वो उनको समझ आता है कि आजकल के ज़माने में लड़का और लड़की एक हैं, और ये सोच उन लोगों की तरफ से जहाँ से जिस ज़माने से वो आ रहे हैं उनकी तरफ से ये सोच डेवलप होना और हमें ये समझाना, ये बहुत खूबसूरत बात है। मेरी सास बल्कि अक्सर कहती हैं कि असद वो भी आई है थकी हुई, अभी तुम बिल्कुल उसको तंग ना करो। उस दिन मेरी सास ने तो कहा आज तो मैं इसको नींद की दवाई खिला दूंगी ताकि ये ज़ारा को तंग ना करे। तो वो इस तरह की बातें हमारे घर में होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मैं जहाँ हूँ, ये आके जो मैं काम करती हूँ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सपोर्ट सिस्टम दैट आई हैव। ज़ारा आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, जबकि ये हमारे शो का हिस्सा नहीं, लेकिन इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट कि कोई ऐसा कलाम, कोई हमद, कोई नात, 2 लाइनें अगर आप शेयर करना चाहें, बट नो प्रेशर, बट आई विल बी सो हैप्पी अगर आप मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लेंगी तो। ज़रूर ज़रूर, मैं आपको मना कैसे कर सकती क्योंकि हूँ। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। मुझे इसके लिरिक्स प्रॉपरली नहीं पता, मैं लिरिक्स में बहुत बुरी हूँ। आपकी इजाज़त से। जी। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे नजर भी वो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है। Thank you. बाकी दिखाई भी ना दे जो नज़र भी आ रहा है वही खुदा है। हाँ, एकदम गूज़बम्स हो जाते हैं ना बिल्कुल, जब उसकी वहदानियत का तसव्वुर भी करते हैं कि वो कितना रहीम है, कितना करीम है ना, कितनी ब्लेसिंग्स हैं हम सब की ज़िंदगियों में, अगर हम सोचें, ज़रा सा भी गौर करें तो। अल्लाह की शान में तो आप जो भी कहें हमेशा कम पड़ जाता है, जितना भी जिक्र करें कम पड़ जाता है। आपने एक चीज़ नोट की ज़ारा कि अल्लाह हमारी कितनी ख़ताएँ, कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ माफ़ कर देता है, और लोग छोटी छोटी चीज़ें जज करते हैं और बार बार कहते हैं कि माफ़ी मांगो, फिर मांगो और दोबारा माफ़ी मांगो, और खुदा के पास आप एक दफ़ा माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह को पता है कि मेरा बंदा है, ख़ता का पुतला है, ये फिर कर सकता है, लेकिन खुदा फिर भी माफ़ कर देता है। लेकिन इंसान को अगर इतना सा भी डाउट हो आप पे, वो फिर भी आपको उसी टेस्ट में खड़ा करता है, उसी कटहरे में खड़ा करता है, और वो आपको नहीं बख्शता। और मुझे ऐसे भी लगता है कि अल्लाह ने अपनी अपनी तरीके से अल्लाह ने अपनी एक जो पूरी दुनिया बनाई है ना,
ये अल्लाह ने इसीलिए बनाई है। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ जो दिखाया जाता है वो शायद इसलिए भी दिखाया जाता है क्योंकि अल्लाह मियाँ यही कहता है कि यू नो जाओ कर लो मोहब्बत सबसे, लेकिन तुमने लौट के तो मेरे पास ही आना है, तो जाओ तुम सबको देख लो एक दफ़ा। ये कितनी आसान सी बात है जो अल्लाह ताला ने हमें समझाई है, मगर अफसोस सद अफसोस हम इतनी आसान सी बात नहीं समझते। हम आपस में वो सवाल एक दूसरे से करते हैं जो हमारे पूछने वाले नहीं हैं। आप बैठी ऐसे क्यों हैं, आपने दुपट्टा क्यों नहीं लिया, आप इतना ज़ोर की क्यों हंसी, आप इतना ज़ोर की क्यों बोली, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, रमज़ान में इतनी तैयारी। अरे ये सारे सवाल आपके पूछने के नहीं हैं। इन सारे सवालों का जवाब बंदा बशर ने खुद रब्बे कायनात को देना है। ऑब्वियसली जिसने ये सब चीज़ें फ़र्ज़ की हैं वो सवाल पूछ सकता है। हमारे आपस के पूछने के सवाल क्या हैं? ज़ारा आपको कोई दुख तो नहीं, या आपके किसी दोस्त को कोई ज़रूरत तो नहीं, लेकिन ये तो किसी कोई चीज़ नहीं में है। कोई परेशानी तो नहीं, किसी चीज़ की वजह से किसी की हेल्प करनी है, आपको कोई मदद चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए किसी चीज़ में, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको कोई गाड़ी कहीं ड्रॉप लेना है, लेकिन ये तो या कोई नहीं पूछता। ये I कोई think नहीं आजकल पूछता। बड़ी छोटी-छोटी सी मोर और बातें। लेस जो लोग आपसे मुलाकात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ और तरीके की बात करना चाहते हैं, या कोई और बैठ के बातें कर लो या कुछ कह दो, लेकिन एक दूसरे का ख्याल रखना ये कितना इम्पोर्टेंट है रीमा जी। Exactly. और मैं कहती हूँ, एक और बात कहती हूँ कि रमज़ान में हम सबको एहसास होता है कि चलो सब एक दूसरे का ख्याल रखें, चलो सब अल्लाह को याद करें। ये हम हर वक्त अल्लाह को याद क्यों नहीं कर सकते, और ये डर हर वक्त हम अपने दिलों में क्यों नहीं रख सकते कि हमने एक एक चीज़ का सवाल का जवाब खुदा को देना है। किसी की भी दिल आज़ारी करके मैं चलो यहाँ पे बच जाऊँगी, लेकिन मेरा सवाल तो ऊपर होगा ना। और कोई कहीं बैठ के मेरे लिए अगर रो रहा है, या किसी को मैंने हर्ट किया है, या किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी है, मैं अल्लाह से 100 दफ़ा भी माफ़ी मांग लूँगी ना। मैंने जब तक उस इंसान से जाके माफ़ी नहीं मांगी, या मैंने उस इंसान को नहीं सही किया, उसको फ़िक्स नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि खुदा भी मुझे माफ़ करेगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि जब तक जिस बंदे का तूने दिल दुखाया है, जब तक वो तुझे माफ़ नहीं करेगा, मैं कैसे माफ़ एंड कर एज ए नेशन आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो सारे लोग हमें देखते हैं, इतना प्यार करते हैं आप लोग हमें, उस प्यार के साथ साथ बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं कभी कभी, उस तनकीद को महदूद कर दें अपने जहन तक, क्योंकि एक्टर्स जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं रीमा जी। बिल्कुल ठीक। कभी कभी बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो सुनते हैं कि हमने अच्छी बात किसी को बतानी कि हम कहीं घूम रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो ये भी बताना चाहते हैं कि हमने राशन बैग्स बनाए हैं। जो जो ये करता है, जिसने जो करना है, जिसने जो दिखाना है उसको दिखाने दें। हर किसी को अपनी सोच के मुताबिक नहीं टटोलें। उसकी क्या नियत है, क्या हम नियत नहीं है, ये जानते। अल्लाह है। हाँ। तो आई थिंक ये बहुत बेहतर होगा अगर सब कम जज करें और ज़्यादा प्यार करें। बट ज़ारा, यही तो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, हम दूसरों के लिए बहुत अच्छे जज और अपनी ज़ात के लिए बहुत अच्छे वकील हैं। और अल्लाह ताला कहता है ना कि मैं हकूकुल्लाह में अगर तुम कुछ गलतियाँ कर जाओगे तो माफ़ कर दूँगा, हकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। बराने रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। अच्छा ज़ारा, मुझे ये बताओ कि सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है गुज़िश्ता 3-4 हफ्ते से, इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मिस किया? लोगों को गले मिलने से, लोगों को गले मिलने से बहुत ज़्यादा। अब अम्मा को, बाबा को तो खैर मैं 2-3 महीने से नहीं मिल पाई, वो लाहौर में होते हैं, लेकिन घर में मैं जाती थी तो सबसे पहले सबको जफ्फियाँ वगैरह, हम पंजाबी हैं तो हमारा मोहब्बत बहुत लाउड है, तो वो आई मिस हगिंग एवरीबडी। और सीखा क्या आपने? सीखा ये कि अब बस अपनी अपनी देखें सब और दूर दूर रहें। सीखा तो ये कि पता नहीं है ये क्यों हुआ कि गले मिलने से भी गले ही पड़ जाती है चीज़, ये ऐसी है कि कमी। क्या हमने ये नहीं सीखा कि हमने जो अपनी ज़रूरियात को इतना एक्सपेंड कर दिया है वो कितनी मुख्तसर सी हैं? अगर एक जगह टिक कर बैठ जाएं और थोड़ा सा हम अपने ऊपर कंट्रोल कर लें तो हमारी हर मुश्किल हल हो सकती है। नहीं, लेकिन इस जो बीमारी है, इसका जो रूट कॉज है वो बहुत सारे और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आया है।
तो अगर तो ऑब्वियसली हम उसमें जाएंगे तो उसका तो एक एनालिसिस ही बहुत डीप है और बहुत वास्ट है। वो जहाँ तक पहुँच गई है और जिन हालात में हमारे पास आ गई है, मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि अब क्या दुनिया दोबारा वैसी हो पाएगी? क्या उस डर के बग़ैर हम लोग दोबारा एक दूसरे से मिल पाएंगे? कि अब हर किसी से मिलने से पहले ये दिमाग में ख्याल आएगा कि कहीं ये वो तो नहीं, क्या हम किसी की छीन को नॉर्मल लेंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे या कहेंगे ब्लेस यू? अल्लाह खैर करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आई स्टिल लाइक टू बी पॉजिटिव अबाउट इट, कि शायद ये वैसे जैसे फ्लू है वैसे ही एक नॉर्मल फ्लू जैसे मलेरिया ज़ुकाम होता था हम सबको मौसम चेंज होने की वजह से, शायद जब इसकी वैक्सीन निकल जाए इंशाल्लाह तो शायद ये चीज़ वैसे आम हो जाए। लेकिन इसको अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और इतना फासला रखें और अपने मिलने वालों के साथ क्लेanलीनेस मेंटेन करें, सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करें, तो इस वबा से बचा जा सकता है। लगता नहीं ज़ारा कि अगर जिस्मानी फासला है मगर दिलों में फासला नहीं होना चाहिए? लेकिन इस जिस्मानी फासले की वजह से दिलों में भी बड़े फासले आए। रियली? या इस क्वारंटीन के टाइम में बड़े बड़े फासले आए, जो मुझे लगता है अच्छा है। लॉकडाउन की वजह से बड़ी और चीज़ें लॉकडाउन हुई, तो अच्छा लगा मुझे देखकर। मसलन इस तरह कि आपको पता चलता है कि आपकी उंगलियों पे 4 से 5 लोग होते हैं, आप मिलते शायद 500 लोगों से हैं, लेकिन जो असल इंसान हैं, असल लोग हैं जिनसे आपकी असल से वो हार्ट टू हार्ट है, जो जिनसे दिल का फासला नहीं है, वो 5 से 6 लोग ही होते हैं। और उन 5 से 6 लोगों को छानना और अपने पास रख लेना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वो आई थिंक इस क्वारंटीन के टाइम में मैंने वो किया। और कुछ दोस्त जिनसे बहुत नॉर्मल बातचीत थी, उसमें से कुछ दोस्त बहुत करीब आ गए और बस। और जो कोई करीब थे वो बहुत दूर चले गए। कोई बात नहीं, मगर आपने दूर नहीं होने देना। नहीं, आपने अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ना। मुझे ऐसा लगता है कि जो अल्लाह मियाँ जो वक्त आपको देता है उसको वैल्यू करना चाहिए। जो इंसान आपको देता है उसको वैल्यू करें, और अगर वो इंसान आपसे चला जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो इंसान आप ये होते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। और ज़ारा कभी कभी किसी की बात अगर आपको हर्ट करती है तो बिलीव मी, दरगुजर कर दो। हाँ। क्योंकि अगर आप भी उस जैसे हो जाओगे, तो अगर आप में किसी ने उसमें आपका कोई दिल फर्क नहीं दुखाया रहेगा। है या आपको किसी ने बुरा भला कहा है, तो आप भी बदले में वैसा करोगे तो उसमें और आप में फ़र्क नहीं रह जाएगा। फ़र्क नहीं रहेगा। और तो मुझे मेरे लगता है ख्याल कि में- शायद एट अ पॉइंट इन टाइम आप इतने आउट ग्रो कर जाते हैं सबको, क्योंकि देयर सो मच मोर इन द वर्ल्ड। रीमा जी, लोग चांद पे चले गए अदर हैं। इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। बहुत और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। अच्छा जी, एक जुमले में इस्तेमाल करें, जुनून। जुनून। जुनून मेरा काम। जुमले में इस्तेमाल अच्छा, करें। जुनून। मैं जुनून की हद तक अपने काम से मोहब्बत करती हूँ। बिल्कुल ठीक। वक्त। अब से मेरा सारा वक्त गिना चुना होगा। इश्क। इश्क इश्क के लायक सिर्फ खुदा है। शादी। शादी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है जिनकी निभ जाए। औरत। औरत एक बहुत मजबूत और डिटर्मिन्ड क्रीचर है अल्लाह की। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की बहुत ही खूबसूरत तख्लीक। खूबसूरत औरत है। तख्लीक। एब्सोल्युटली। शौहर। मेरा शौहर बहुत अच्छा है। झूठ। मैंने अपने आप से वादा किया है कि अब मैं जितना कम झूठ हो सकेगा बोलूँगी। शाबाश। शोबिज। There is no biz like showbiz. नो बिज लाइक शोबिज। हाँ जी, दोस्त आबिदा परवीन जी का एक गाना है, उसकी लाइन है बस कि कहूँ दोस्त से दोस्त की बात क्या क्या। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लाइन लगती है। दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें बात करी थी कि बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत करीब आ गए। उनमें से बहुत ऐसे खूबसूरत दोस्त हैं जो अभी रिसेंटली जिनसे मेरी बहुत प्यारी दोस्ती हुई है। उनमें से उमर मुख्तार हैं एक, उनका नाम मैं पहले नहीं ले पाई, लेकिन मुझे दोस्त से याद आया कि उनके साथ मैं ये गाना बहुत सुनती हूँ। और वो एक बहुत हसीन शख्स हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी और मेरी आदतें बहुत मिलती हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि तुम और मैं जो है, हम लोग
कहीं ना कहीं ज़िंदगी में एक दिमाग के इंसान है, बट दोस्त हाँ वो है, वो बहुत खूबसूरत दोस्त है मेरे। अच्छा, सजल? सज्जल एक जुमले में। सज्जल हमराही। जुमले में? ओ जुमले में है सज्जल मेरी वो है जिसकी कोई जगह नहीं ले सकता। अदनान सिद्दीकी? अदनान सिद्दीकी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और अदनान सिद्दीकी को देख देख के हम आई थिंक हमारी सारी फैमिली इतनी प्राइड लेती है उनकी बातों में, उनकी हरकतों में, और ही इज़ ट्रूली अ प्राइड। जुमले में इस्तेमाल करना है अभी जुमले में, और ये तो जुमले में थे। अदनान सिद्दीकी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे रीमा? रीमा रीमा जी हमारे मुल्क का एक बहुत कीमती असासा है, इनका बहुत ख्याल रखें आप सब। अच्छा जी, ये तो हो गया। अच्छा चलो माँ के बारे में। माँ जुमले में? जुमले में माँ। माँ मेरी कुल कायनात है। माँ वाकई कुल कायनात। बाय द बुक थी ये लाइन, है ना? नहीं, सीख के आया होता दिल से जो दिल बोली से तो जाए, है। दिल से जो बोली जाए। कभी अम्मा ने पूछा कि बेटा तुम मुझे ज़्यादा प्यार करती हो या अब्बा को? बड़ा आम सा जुमला है, नहीं उनको पता है, मगर हर माँ पूछती है। लेकिन उनको मैं भी अपने बेटे से बहुत दफ़ा पूछती हूँ, जबकि मुझे पता है कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, मगर फिर भी मैं बार बार सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मोहब्बत इजहार मांगती है ना। बाबा और अम्मा के बीच में आप कभी वो एक तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन ये एक अजीब सी बात है कि जब भी रोना आता है मुंह से अम्मा ही निकलता है। जब भी डांट पड़े अम्मा ही निकला है, कभी नहीं हुआ बाबा। तो आई थिंक अम्मा के साथ बहुत अटैचमेंट है, लेकिन अच्छा। मेरे बाबा के साथ भी मेरी बहुत दोस्ती है। दूसरे सेगमेंट पर जाने से पहले सच्ची सच्ची बता दो, अम्मा या बाबा दोनों में से किसी की मार खाई है कभी? मार? बाबा ने तो मुझे आज तक चू नहीं किया। मेरे बाबा ने मुझे फूलों की तरह रखा है हमेशा, मेरे बाबा ने, मेरे भाइयों ने भी। अम्मा ने मुझे हैंगर, डोई जो होती है वो आलू गोश्त वाली, जूती, चप्पल, हील और डंडा, पेंसिल, तो जो अम्मा के हाथों में आया, कुशन, शुक्र है अम्मा के हाथों में प्लेटें नहीं आई। औजार थे सारे। अम्मा के हाथों में शुक्र है प्लेटें नहीं आई। अम्मा ने तो अभी शायद मुझे 10-12 साल पहले मारना बंद किया है। रियली? मेरा आखिरी थप्पड़ आई थिंक 10 साल पहले, मैं बीच में पड़ा है कहीं, शायद 5 साल पहले था। अच्छा सच्ची बताओ, जब थप्पड़ पड़ा क्या रिएक्शन था? उस वक्त होता है कि माँ कि आपने हाउ कुड यू, लेकिन बाद में हंसी आती है कि तो यार अम्मा यार आपने थप्पड़ ही मार दिया था। तो वो कहती है तो फिर अभी मैं माँ हूँ तुम्हारी। तो अभी भी मुझे उनसे कभी कभी डर लगता है, जब मैं, अब तो मेरी दोस्त भी बन गई, तो मैं कहती हूँ अस्मा जी, तो वो कहती है अस्मा जी, मैंने कहा आप मेरी कोलीग हैं अब, तो ज़रा प्लीज़ प्रोफेशनली बात क्या करें। तो वो कहती तो उनको मैं कहती हूँ अस्मा जी, कहती ज़्यादा ना बात करो, मैं अभी भी बता रही हूँ मैं तुम्हारी माँ, मैं अभी भी जूती उतार के। तो मैं कहती हूँ अच्छा सॉरी। तो वो किसी भी वक्त माँ बन सकती हैं। अच्छा सच्ची बताना, दोस्तों के सामने कभी ऐसा वाक़या हुआ कि अम्मा ने किसी बात पर डांटा हो और बहुत बुरा लगा हो और उसी वक्त रिएक्शन आपने दे दिया हो? अच्छा, मेरा रिएक्शन कम, अम्मा का रिएक्शन ज़्यादा होता है रीमा जी। वो अम्मा गुस्से में ज़्यादा आ जाती है और मेरी बेइज्जती हो जाती है। तो मैं कहती हूँ कि दोस्तों के सामने अम्मा के साथ कम ही कॉन्टेम्पलेशन हो, सज्जल के सामने अम्मा के साथ जब कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो तो ये रख अम्मा थप्पड़, सज्जल सुन के भर गया हज़ारों को। फिर एक दफ़ा मेरी बचपन में मेरी दोस्ती थी फातिमा जवेरिया, उनके सामने थप्पड़। अम्मा जो है वो देखती थोड़ी है कि सामने कौन है, उनके लिए चाहे इमरान खान आके बैठ जाए वो कहेंगी मेरी बेटी है तुम्हें तो थप्पड़ मारूंगी। अच्छा, माँ के उन थप्पड़ों में जहाँ पर आपको लगता है कि ठीक है माँ ने थप्पड़ मार दिया, मगर बाद में एहसास होता है कि ये थप्पड़ आपकी बेहतरी के लिए था? बिल्कुल ऑब्वियसली वो थप्पड़ मुझे बाद में पता चलता है कि वो अगर थप्पड़ ना पड़ा होता तो शायद मैं 10 हाथ ज़्यादा ख़राब हो जाऊँ उस बात से और मैं एक्सप्लॉइट करूँ सिचुएशन को। काउंट कर सकते हो कितने थप्पड़ पड़ चुके हैं अभी तक? माशाल्लाह आई थिंक अराउंड कोई 2-3 हज़ार। 2,500-3 हज़ार। बचपन में तो मेरी अम्मा मुझे और मेरे भाई को मिल के मारती थी, मतलब कि ऐसे मारती थी कि एक तीर से 2 निशाने। मुझे यकीन है कि भाइयों ने पिटाई खाई होगी आपकी वजह से। फ्लाइंग जूती। नहीं, मेरे भाई भी माशाल्लाह बहुत तेज़ हैं। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, तो सारी बदमाशियाँ उन्होंने मुझे सिखा के बड़ा किया। अच्छा ठीक है। अच्छा जल्दी से आपने जो हाँ है, जो सच है, उसके ऑपोजिट जवाब देना है।
जैसे मैं अच्छा। कहूँ कि ज़ारा ने इस पर ग्रीन कलर के कपड़े नहीं पहने। तो मैं कहूँगी ना। हाँ हाँ नहीं, अच्छा नहीं पहने, ओके। तो मैं ना कहूँगी हाँ। ना मतलब ना ना। कि नहीं, ना का नहीं। मतलब हाँ होगा। ओके। ठीक है, ऑपोजिट जवाब देना आपने। ना। मैं बहुत मगरूर हूँ। हाँ। असद मुझसे बहुत लड़ता है। हाँ। मैं असद के मैसेजेस छुप के पढ़ती हूँ। हाँ। मुझे काम के वक्त बहुत नींद आती है। ना। मैंने अम्मा से बहुत मारें खाई हैं। ना। मुझसे डाइटिंग बिल्कुल नहीं होती। ना ना ना। मुझे असद बहुत रुलाता है। ना। मैं एक अच्छी और सुगड़ बीवी हूँ। ये तो असद बताएंगे। आई थिंक शायद कहीं बीच में। हाँ ना। हाँ ना। हाँ ना। अच्छा, थैंक यू ज़ारा। ये तो Thank you. अच्छा, सुगड़ पे प्रॉब्लम या वो अब असद बताएंगे ना अच्छी पे बेचारे। प्रॉब्लम? किस पे? मुझे तो लगता है दोनों चीज़ें आपके अंदर। वो तो बेचारे जो मेरे शौहर इस वक्त घर पे उसकी हैं। मुस्कुराहट से लगता है, उसकी मुस्कुराहट, उसके चेहरे के इत्मीनान से लगता है ज़ारा कि आपने उसको हर तरह का सुख आराम दिया हुआ है। अच्छा, असद खुद एक बहुत इजी गोइंग इंसान है। असद इतने वो नहीं है कि मुझे सुबह 8 बजे नाश्ता चाहिए और गरम अंडा हो, ऐसी कोई बात नहीं है असद के अंदर। तो मुझे असद को डील करना वैसे इतना मुश्किल नहीं है। असद का और चीज़ों को डील करना मुश्किल हो जाता है। जो बेचारा खुद आटा गूंद रहा है, मुझे बताओ कि वो एक क्या बहुत डिमांड करेगा? सादा इंसान है असद, क्योंकि असद की सारी फैमिली बहुत सादा है। उनके घर में एक बहुत सादा माहौल है। तो उसमें मैं कहती हूँ मैं असद को उसमें क्या कहूँ कि अगर मतलब मुझे कोई चीज़ की असद रिक्वेस्ट ही नहीं करते हैं। अच्छा ज़ारा, जाने से पहले एक तो बहुत शुक्रिया कि आप Thank आई you. और आपने हमारे इस खूबसूरत शो को 4 चांद लगा दिए, हमारी इस ट्रांसमिशन को, ख़ास तौर पे इस सेगमेंट को। जाने से पहले तमाम देखने वाले आपकी बात सुनना चाहते हैं क्वारंटीन के हवाले से, सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, ये जो टाइम पीरियड है बीइंग ए स्टार आपने कैसे गुजारा और आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगी, ख़ास तौर पर इस माह मुबारक की बरकत लोग कैसे समेट सकते हैं अपने घरों के अंदर बैठकर? आई थिंक ये कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा वक्त अपने साथ और अल्लाह के साथ गुजारें। आप जो चीज़ें इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली कॉन्टम्पलेशन जो कर रहे होते हैं, वो कॉन्टम्पलेशन रोक के थोड़ी देर रुक जाएं जहाँ हैं और अपने इर्द गिर्द देखें, अपने से नीचे लोगों को देखें कि वो किन हालात में फिर भी खुश हैं, और अपने से बेहतर की तलाश नहीं करें, क्योंकि बेहतर से बेहतर की तलाश में अक्सर जो होता है वो भी निकल जाता है हाथ से। तो जो है वो ही सच है। इस वक्त को तस्लीम करें, उसको एक्सेप्ट करें, खुश रहें फैमिली के साथ, कम जज करें, कम बुरी बातें करें, ज़्यादा प्यार करें, काइंड हो जाएं एक दूसरे के साथ, और सैनिटाइज़ करें अपने हाथ, जाके अपने हाथ धोएं, 20 सेकंड के लिए अपने हाथ धोएं, और बस रमज़ान में कम पकौड़े खाएं और कोशिश करें कि जो रमज़ान की इफ्तारी होती है उसको ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि जब ज़्यादा बनाते तो ज़ाया हो जाती है, इफ्तारी के वक्त ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो कम इस्तेमाल करें चीज़ों का, पानी का, बिजली का, सबका ख्याल बहुत रखें शुक्रिया, बस। बहुत शुक्रिया ज़ारा, आपकी बहुत ही प्यारी बातें, जैसी आप प्यारी हैं वैसे आपकी बातें भी प्यारी। आप मेहमान थी हमारे माज जी और WB बाय हमानी की, बहुत बहुत शुक्रिया। ये उनके तोहफे आपके साथ Thank you so जाएंगे much. Thank और you. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें कर और ज़ारा की अंदर की खूबसूरती को जानकर और सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ गुलजार साहब होंगे आज का तड़का में, और हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।